वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ। उसके अंदर अब हम यूनिट 5th कर रहे हैं। यूनिट 5th का आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। तो इसके अंतर्गत आज हम ध्वनि का परावर्तन पढ़ेंगे। तो ध्वनि का परावर्तन जो है, जब किसी ध्वनि दो माध्यमों के पृथककारी तल से टकराती है तो उसका एक भाग परावर्तित होकर पुनः पहले माध्यम में उसी वेग से लौट जाता है। ठीक है, यह हमारे को मालूम है कि जब भी वो कोई भी जो मीडियम है उसका जो दोनों में जो प्लेन है, जो उनका प्लेन ऑफ सेपरेशन है, उस पर जब भी वो टकराती है तो उसका कुछ भाग परावर्तित होकर पुनः पहले माध्यम में उसी वेग से लौट आता है। और ध्वनि के लिए प्रकाश के लिए सब में ये परावर्तन या रिफ्लेक्शन के लिए नियम है कि जो उसका आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये ध्वनि के अंदर भी यही नियम लागू होता है। तो सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन की जो प्रक्रिया है ध्वनि के अंदर वो किस प्रकार से होती है। अब हम सभी जानते हैं कि ध्वनि तरंगे जो हैं वो हमारी कैसी तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगे जो है वो संपीड़न और विरलन की सहायता से बनाते हुए आगे की ओर ऊर्जा प्रसारित करती हैं। तो ध्वनि तरंगों में संपीड़न यानी कंप्रेशन और रेरिफेक्शन होता है और दे आर बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड दे प्रोसीड इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन। तो ध्वनि तरंगों में संपीड़न और विरलन की स्थितियां होती है और इन स्थितियों में परावर्तित होने का ढंग इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा माध्यम पहले की अपेक्षा सघन है अथवा विरल है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज है कि जो रिफ्लेक्शन है, साउंड का जो रिफ्लेक्शन है, नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन वो किस पर डिपेंड करता है, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। वो बेसिकली दोनों मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर फर्स्ट मीडियम इज डेंसर और सेकंड मीडियम इज डेंसर, मतलब पहला माध्यम डेंस है दूसरे की अपेक्षा, या पहला माध्यम सघन है या विरल है, सघन है या विरल है, रेयरर है, डेंसर है या रेयरर है दूसरे माध्यम की अपेक्षा में। तो अगर पहला माध्यम सघन है और दूसरा माध्यम विरल है तो घटना अलग तरीके से होगी, और अगर पहला माध्यम जो है वो हमारा विरल है और दूसरा सघन है तो हमारी प्रक्रिया जो परावर्तन की है वो अलग प्रकार से होती है। यानी हमारा ये डिपेंड करता है कि वेदर फर्स्ट मीडियम इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड और फर्स्ट मीडियम इज रेयरर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। उसके आधार पर जो रिफ्लेक्शन की जो घटना है, फिनोमेना है, वो थोड़ा सा अलग होता है। अब हम एक एक करके उन दोनों घटनाओं में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं संपीड़न विरल माध्यम से सघन माध्यम, यानी आपका जो पहला माध्यम है वो हमारा कहाँ से, रेयरर मीडियम में है और वो डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो विरल से सघन माध्यम में आ रहा है तो क्या होगा। तो विरल से सघन माध्यम में आता है तो मान लो हम ये कह रहे हैं कि जब वो इसकी जो बाउंड्री है, ये जैसे बाउंड्री है, यहाँ पर पहला माध्यम है और यहाँ आपका दूसरा माध्यम है। ठीक है, तो जब वो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर कर रही है उस वक्त इसकी बाउंड्री पर जो मिलता है वो या तो रेरिफेक्शन होगा या कंप्रेशन होगा, यानी या तो यहाँ पर विरलन संपीड़न मिलेगा या विरलन मिलेगा। तो हम ये मान लेते हैं सरलता के लिए कि मान लो जब वो विरल से सघन माध्यम में जाता है तो उस पर संपीड़न, उस वक्त यहाँ पर संपीड़न आता है। ठीक है,
तो उसका जब वो गिरता है तो क्या होता है, तो उसका अधिकांश भाग संपीड़न के रूप में ही परावर्तित होकर विरल माध्यम में लौट आता है। तो क्या होगा, जब विरल से सघन में जा रहा है तो संपीड़न अगर आता है तो संपीड़न का मैक्सिमम पार्ट वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस प्रकार के परावर्तन में विस्थापन का चिन्ह बदल जाता है, तो वापस लौट जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन में जो उसका डिस्प्लेसमेंट का साइन है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि आपतित संपीड़न में विरल माध्यम कणों का विस्थापन आगे की ओर तथा परावर्तित संपीड़न में पीछे की ओर होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब इंसिडेंट है संपीड़न तब तो आपका आगे की ओर है संपीड़न, ठीक है, तब तो यूं ऐसे प्रोसीड कर रहा है, और तो माध्यम के कणों का, और जब वो परावर्तित होता है तो पीछे की ओर होता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके की घटना हमारी होती है। तो क्या होगा कि जब संपीड़न विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करेगा तो उसका मैक्सिमम भाग जो है वो परावर्तित हो जाएगा और उसकी दिशा भी बदल जाएगी, लेकिन वो संपीड़न का संपीड़न ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। जब ध्वनि तरंगों का दृढ़ दीवार से परावर्तन होता है, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कि जैसे मान लो कोई ध्वनि तरंग है वो एक रिजिड वॉल से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो संपीड़न की दशा में संपीड़न के रूप में होगी, मतलब अगर ध्वनि तरंग का कंप्रेशन उससे दीवार से टकराता है तो कंप्रेशन ही वापस लौट के जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और अगर रेरिफेक्शन उसके टकराता है तो रेरिफेक्शन ही वापस लौट के जाएगा। तथा परावर्तित तरंग में आपतित तरंग की अपेक्षा पाई का कलांतर होता है। हमने कहा है कि उसकी 180 डिग्री जो उसकी डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाती है, यानी उसके अंदर जो फेज डिफरेंस है या कालांतर है वो पाई का हो जाता है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में आपतित तरंग और परावर्तित तरंग में पाई का कालांतर हो जाता है। इसको हम एक बार डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये मैंने कुछ ऐसे बनाया है। मैंने क्या करा है, इसके अंदर जो विरल माध्यम है उसके अंदर मैंने बॉल्स जो है वो छोटी छोटी बनाई है, और जो सघन माध्यम है उसमें ये बॉल्स मैंने डिपिक्ट करी है बड़े साइज की, इनका मास ज्यादा है, ठीक है। सघन माध्यम है तो इनका मैंने एक प्रकार डिपिक्शन के तौर पे इनके बॉल्स बना दी है, जो ध्वनि के अंदर अंतर माध्यम के अंदर ध्वनि जब एंटर करती है तो वो उसका विरोध करेंगी या उसके हिसाब से मूवमेंट होगा। ये केवल एक प्रकार का डिपिक्शन है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मान लो कोई बॉल आके यहाँ पर आती है, एंटर होती है, तो क्या होगा, ये जो बॉल है अगर इससे टकराएगी तो ये क्या होगा, ये क्योंकि भारी मास की है ये पुनः वापस उसी दिशा में वापस लौट जाएगी और बहुत कम एनर्जी वो इसको ट्रांसफर करेगी और ये इसको आगे धकेल नहीं पाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये इसके नजदीक आई तो हमारा कंप्रेशन बन रहा था, संपीड़न बन रहा था, तो संपीड़न ही वापस लौट जाएगा और यही बॉल आगे जाके इस दिशा में ही खुलेगी, ठीक है। इस दिशा में वो आगे धकेल नहीं पाएगी, इसलिए इस दिशा में कंप्रेशन मतलब इसको संपीड़न से विरलन होने में का समय नहीं मिल पाएगा। कंप्रेशन आया और कंप्रेशन ही लौट गया। तो ऐसा ही कुछ इसके अंदर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब कोई ध्वनि तरंग एंटर होती है तो कुछ ऐसे होता है। मैं क्या बोल रही हूँ इसके अंदर, जब ये बॉल यहाँ पर जैसे जैसे नजदीक आती है तो ये क्या होगा, ये स्प्रिंग हमने मान लिया, यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है, तो ये स्प्रिंग दबना शुरू हो गई, संपीड़न हो गया। संपीड़न होते हुए वो इससे टकराई, तो टकराने के बाद क्या होगा, क्योंकि इसका इनर्शिया, इसका मास हमने ज्यादा माना है, तो ये बहुत कम एनर्जी इसको दे पाएगी और मैक्सिमम भाग इसी का ही वापस लौट जाएगी। तो क्या होगा, कंप्रेशन जो है वो कंप्रेशन ही रहा, वो आगे धकेल नहीं पाए तो कंप्रेशन खुला नहीं तो कंप्रेशन ही वापस लौट के आ गया इस और ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब हम दूसरे घटनाक्रम ले लेते हैं। दूसरा घटनाक्रम हमारा है कि जब कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में ध्वनि एंटर हो रही है तो क्या होगा। तो
तो हम वही सेम केस ले लेते हैं। संपीड़न की दशा में सघन माध्यम से विरल माध्यम के तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग विरलन के रूप में सघन माध्यम में लौटने लगता है। तो मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन किस फॉर्म में होगा? विरलन के फॉर्म में होगा। यानी अब ये जो है ये हमारा किस में हो गया? हमारा रेरिफेक्शन में। आया संपीड़न था, लौटा तो विरलन के रूप में। इस प्रकार परावर्तन में विस्थापन का चिन्ह नहीं बदलता। चिन्ह बदलेगा नहीं क्योंकि हमारे तो कंडीशन ही चेंज हो गई है ना। तो इसमें जो परावर्तन है उसमें डिस्प्लेसमेंट का साइन चेंज नहीं होता, केवल संपीड़न जो है वो विरलन में बदल जाता है, यानी कंप्रेशन चेंजेस टू रेरिफेक्शन। क्योंकि आपतित संपीड़न और परावर्तित विरलन दोनों में सघन माध्यम के कणों का विस्थापन आगे की ओर होता है। अब ये क्यों चिन्ह नहीं बदलता? क्योंकि इसमें जो इंसिडेंट कंप्रेशन था और जो रिफ्लेक्टेड रेरिफेक्शन है, दोनों ही जो है वो डेंसर मीडियम के अंदर जो कणों का विस्थापन है आपको आगे की ओर ही होता हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलता। ठीक है। जब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जैसे जब ध्वनि तरंगों का किसी सरकने वाली दीवार से परावर्तन होता है तो संपीड़न की दशा विरलन के रूप में होती है और विरलन की दशा संपीड़न के रूप में परावर्तित होती है, तथा परावर्तित तरंगों में आपतित तरंग की अपेक्षा कोई कालांतर नहीं होता। इस घटना को भी हम कैसे समझ सकते हैं? इन्हीं बॉल से समझ सकते हैं। हमने अब क्या कर रखा है, आगे सघन माध्यम लिया है तो बड़ी बड़ी बॉल्स यहाँ बना दी और पीछे हमने विरल माध्यम लिया है। अब मान लो ये जैसे ये बॉल नजदीक आई तो यहाँ पर कंप्रेशन हुआ और इसने इसको टक्कर मारी। टक्कर मारते ही क्या होगा, ये जो बॉल है ये आगे खिसक जाएगी और ये बॉल जो है वो वापस अपना एनर्जी देके वापस लौटना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, ये जो बॉल है आगे सरकने के कारण क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये जो स्प्रिंग में संपीड़न था वो अब क्या हो गया, विरलन के रूप में हो गया। तो अब हमारी जो घटना है वो क्या हो गया, यहाँ से तो संपीड़न आया था लेकिन यहाँ पर विरलन होना शुरू हो गया। यानी दोनों के बीच में अब क्या होगा, ये बॉल दूसरे माध्यम में एंटर नहीं करेगी, ये तो इस माध्यम के कण है, ये इस माध्यम के कण है, तो ये क्या हो रहे हैं, ये इसके साथ ही साथ सरक रहे हैं और विरलन हो गया। तो हम इसके अंदर कहते हैं कि अब जो घटना आपको दिखाई दे रही है ये विरलन होने के कारण क्या होगा, ये सब जगह यहाँ पर विरलन की घटना आपको दिखाई देने लग गई। तो क्या हो गया, जो परावर्तित तरंग है उसके अंदर विरलन हो गया, रेरिफेक्शन हो गया, और क्योंकि माध्यम के अंदर लौटने वाली संभावना तो रही नहीं, इसको धक्का मारा ये आगे बढ़ गया, तो इसका अब ये बॉल पीछे पलट के तो नहीं जाएगी, आगे ही बढ़ेगी, इसलिए इसमें कालांतर भी नहीं होगा। देयर इज नो फेज डिफरेंस एज सच। तो इसके अंदर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, और अगर कंप्रेशन आता है तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके अंदर हमेशा रेरिफेक्शन आपको दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी ध्वनि का जो मैकेनिज्म है वो चलता है। इसमें आप ध्यान रखिए, जब R to D रेयरर टू डेंसर मीडियम जाता है, विरलन से सघन माध्यम में जाता है, तो जो परावर्तित तरंग है वो एक तो पाई के फेज से होगी, ऑपोजिट दिशा में होगी, और संपीड़न का संपीड़न ही वापस लौट के आएगा। और अगर डेंसर टू रेयरर है तो देयर विल बी नो फेज डिफरेंस, कोई कलांतर नहीं होगा, और संपीड़न गया तो विरलन वापस आएगा। कुछ इस तरीके का घटनाक्रम ध्वनि के अंदर होता है। तो ये चीज हमने ध्वनि से संबंधित, ध्वनि के अंदर परावर्तन से संबंधित पढ़ ली। अब ध्वनि का परावर्तन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके आधार पर हमने बहुत सारे इसके उपयोग बना रखे हैं। बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर उसके उपयोगिता पढ़ना चाह रहे हैं कि ये जो ध्वनि का परावर्तन है इसको हम कैसे उपयोगी रूप में ले सकते हैं और हमारे को डेली लाइफ में कहाँ पर घटना में परावर्तन का पता चलता है। तो आगे हम इसमें वही पढ़ेंगे। अब इसके अंदर एक दो तीन चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी तरंग से संबंधित बता दूं
ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं पहले, लेकिन तो हम तरंगों के संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं जो हम जानते हैं, उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको कई बार ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं डेफिनेशंस में। एक तो वेव से संबंधित आपको ये 6 चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए, उनकी डेफिनेशन। सबसे पहले है एम्पलीट्यूड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आयाम। आपको पता है अधिकतम विस्थापन का, लेकिन आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखिए। अधिकतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। टाइम पीरियड, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, आवर्तकाल, है ना, तो एक चक्कर में लगा समय। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति हो गई। फेज जो है वो कला हो गई। लैम्डा यानी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, और वेव वेलोसिटी, तरंग का वेग। इनकी डेफिनेशंस भी, वैसे मेरे को ऐसे ध्यान आ रहा है कि हमने जब वेव्स का चैप्टर पढ़ा था तब ये हमने डेफिनेशंस करी थी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो ये डेफिनेशंस कई बार पूछ ली जाती है एक नंबर वाले क्वेश्चन में, तो वो आपको आनी चाहिए। अब हम इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उसका हम यूज पढ़ेंगे, उसके ध्वनि परावर्तन के उपयोग क्या हैं वो हम पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो उपयोग है वो हम कह सकते हैं ध्वनि परावर्तक। तो ध्वनि परावर्तक जो होते हैं वो क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े जो हॉल हैं या बिल्डिंग्स हैं उनका जो उस पर अगर खड़े होकर कोई व्यक्ति बोलता है तो कई बार उसकी जो साउंड है वो आसपास जो भी पोल्स या कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो भी कुछ भी अगर लगा हुआ हो रास्ते में तो उससे टकरा के परावर्तित हो जाती है। तो सभी को हॉल में एक समान अच्छे से आवाज सुनाई दे, उसके लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े जो हॉल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं उनका जो स्टेज होता है उसके पीछे एक अवतल यानी कॉनकेव या पैराबोलिक बोर्ड लगा रहता है, जिन्हें ध्वनि परावर्तक कहते हैं। अब वो अवतल और वो क्यों लगाए जाते हैं, जैसे मान लो आपको पता है आपने कॉनकेव मिरर और लेंस के केस में किया था। जैसे ये कॉनकेव मिरर है या कॉनकेव लेंस है, कोई भी अगर आप ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर ले लीजिए। कॉनकेव मिरर की बात करें, उससे आप लोगों ने पढ़ रखा है इसको कि कॉनकेव मिरर के अगर फोकस पे कोई चीज रखी हुई हो तो क्या होगा, उससे जो भी लाइट रेज आती हैं वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। ये हमने पढ़ रखा है उसके फोकस पे रखी हुई। तो कुछ यही घटना हम इसके अंदर करते हैं। हम क्या करते हैं, जो स्टेज होता है उसके पीछे का जो हिस्सा है उसको कॉनकेव या पैराबोलिक शेप का बनाते हैं, और जनरली मंच पे जो भी व्यक्ति खड़ा होके बोलने वाला होता है वो जगह हम फोकस रखते हैं। तो उससे क्या होता है, ध्वनि तरंगे जो सीधी जा रही है वो तो सीधी जाती है, लेकिन जो पीछे की ओर स्प्रेड हो रही है, स्कैटर हो रही हैं, वो क्या होती है, पीछे जो आपका रिफ्लेक्टर है उससे टकराती है, टकराने के बाद समानांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, और सभी लोगों को एक समान रूप से सुनाई देती है। तो जब वक्ता इसके फोकस पे खड़ा होकर बोलता है तो उसकी ध्वनि बोर्ड से परावर्तित होकर समानांतर होती है, जिससे वह दूर बैठे श्रोता तक पहुंच जाती है और एक समान रूप से आवाज आपको सुनाई देती है। आपने मूवी थिएटर्स में भी, आजकल तो खैर डिजिटल हो गया, लेकिन फिर भी मूवी थिएटर्स में भी आपने देखा होगा पीछे का जो स्क्रीन है वो हमारा थोड़ा सा कॉनकेव शेप में रहता है। यहाँ तक कि आप अगर अपने कॉलेज में देखेंगे तो जो अपने ये थिएटर्स बने हुए हैं, जो अपने 4 थिएटर हैं जिसमें अपनी क्लासेस लगती हैं, उनका भी शेप अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा स्लाइटली पैराबोलिक शेप बना रखा है। वो इसीलिए जिससे कि अगर पीछे भी बच्चा बैठा हुआ है तो वो उसको जो टीचर बोल रहा है वो उसकी आवाज ध्यान से समझ सके और सुन सके। तो ये इसका सबसे पहला यूज है। दूसरा यूज है हमारा स्पीकिंग ट्यूब्स का। तो स्पीकिंग ट्यूब्स का जो है वो क्या है, ये तो देखो छोटे छोटे बच्चे जो है खेल करते हैं कि
कि माचिस की डब्बी से एक जना बोलता है और उसमें एक ट्यूब लगा लिया और दूसरा आवाज सुनता रहता है। ये वही घटना है जिसको हम स्पीकिंग ट्यूब्स कह सकते हैं। ध्वनि को दूर तक सुनने के लिए ये तो वो तो एक खिलौने की तरीके से है जिसमें हमारे को थोड़ी सी दूरी तक आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे सकती है, लेकिन ध्वनि को दूर तक सुनने के लिए हम क्या करते हैं, धातु की बनी हुई तथा कम व्यास की एक सीधी नली का उपयोग किया जाता है और उसके एक सिरे पर तो क्या होता है, एक फनल शेप लगा होता है जिससे आप आसानी से बोल सके। उसको हम माउथ पीस या मुख पृष्ठ कहते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति यहाँ से बोलता है तो उसकी जो आवाज है वो और कहीं तो स्प्रेड हो नहीं सकती, वो इस ट्यूब में ही बार बार टकराती है और टकराते टकराते दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है, तो हर बार वो परावर्तित होती है। तो ध्वनि तरंगे नली की दीवारों में से बाहर नहीं निकल पाती, बल्कि बार बार पूर्ण परावर्तित होके नली के दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। तो एक सिरे पर बोलने वाले व्यक्ति को दूसरे सिरे पर आवाज सुनाई दे जाती है। अब ये जो चीज है ये बच्चों के खेलने में तो यूज में ली जाती है, लेकिन ये जो स्पीकिंग ट्यूब्स की जो है ये हमारी शिप्स के अंदर पानी के जहाज जो है उसमें बहुत ज्यादा यूज में ली जाती है स्पीकिंग ट्यूब्स, जिससे जहाज में एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए इनका यूज किया जाता है। साथ ही साथ कुछ बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें भी स्पीकिंग ट्यूब्स को यूज में लिया जाता है। तो ये हमारा एक वन ऑफ द मतलब आवाज को एक जगह से दूसरी जगह पर स्पष्ट रूप से और आसानी से पहुंचाने का जरिया है। आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई आप चिल्ला के बोल लो, लेकिन चिल्ला के बोलने में क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो उतनी ही स्प्रेड होती है, तो एक लिमिटेड दूरी पर जाके वो पूरी की पूरी डिस्पर्स हो जाती है। तो वो एनर्जी डिस्पर्स ना हो, उसी रूप में दूसरे स्थान तक पहुंचे, उसके लिए इन चीजों का यूज में लिया जाता है। इसके अलावा इसका जो एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत ज्यादा हम काम में लेते हैं वो है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप आप सभी जानते हैं, डॉक्टर्स हमारे को जब भी हमारे हार्ट बीट है, आपके छाती की मतलब कोई भी धड़कन जो है वो सुननी होती है तो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हृदय के स्पंदन को डॉक्टर सुनते हैं इससे। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप में जो चीज आपकी बॉडी से लगाई जाती है उसमें एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। उस मेम्ब्रेन के ऊपर आपने देखा होगा कि एक छोटा सा मेटेलिक थिंग होती है जो कि हमारा अनुनाद कक्ष होता है, रेजोनेटर होता है। जो आवाज है वो मेम्ब्रेन को मिलती है, मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है और वाइब्रेट होकर वो उस रेजोनेटर के अंदर उस आवाज को पहुंचा देती है। तो रेजोनेटर क्या करता है, उस आवाज को रेजोनेंस प्रोड्यूस करके उसको एम्पलीफाई करता है और फिर रास्ते में एक रबड़ की नली लगाई जाती है जो कि कान तक जाती है। तो क्या होता है कि वो जो रेजोनेटर आवाज को एम्पलीफाई कर देता है वो इस रबड़ की नली के होते हुए कान तक पहुंच जाती है और वहां पर वो सुनाई देती है। तो ये रबड़ की नली के अंदर जब ध्वनि चलती है तो बार बार उसका परावर्तन और किनारों पर उसका अपवर्तन होता है। तो इस प्रकार से ध्वनि जो है वो एक मतलब आपके हृदय की जो धड़कन है वो कान तक डॉक्टर को कान तक सुनाई स्पष्ट रूप से देती है। अच्छा, अब जो ये मेम्ब्रेन है इसका ये ध्यान रख के बनाया जाता है कि जो साउंड है उसका ट्रांसमिशन अधिकतम हो, इस तरीके से बनाया जाता है। और जो रेजोनेटर है उसका भी शेप इस प्रकार से बनाया जाता है कि ध्वनि का जो परावर्तन है वो हमारे मेम्ब्रेन की तरफ ना हो, वो रबड़ की नली की तरफ हो, जिससे कि कान तक आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे। इधर चली जाएगी तो आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। साथ ही ये भी ध्यान रखते हैं कि रबर की नली इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि वो लचीली होती है। तो आवाज जो है वो लचीली होने के कारण ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण एक सिरे से दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से पहुंच जाती हैं। तो ये हमारा स्टेथोस्कोप इसी सिद्धांत पर आधारित है, यानी ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। और रेजोनेटर के कारण वो ध्वनि आवर्धित होकर आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। अब नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, वो है विस्परिंग गैलरी।
विस्परिंग गैलरी जो है, इसमें ध्वनि परावर्तन का एक बड़ा ही अच्छा उपयोग किया गया है। ये विस्परिंग गैलरी जो है ये फेमस है नाम से, और ये एक सेंट पॉल चर्च है लंदन के अंदर, वहां पर है ये गैलरी। उसमें क्या है, ये एक गैलरी बनी हुई है। इस गैलरी में क्या है, इस दीवार के किसी भी हिस्से पर आप धीरे से फुसफुसा के अगर कुछ बोलते हैं तो वो आपको अलग अलग हिस्सों में, गैलरी के अलग अलग हिस्सों में कान लगा के सुनने पर स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। अब इसमें असल में होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, तो इसकी बनावट इस तरीके से है कि जैसे ही वो कुछ बोलता है तो इसमें जो ध्वनि है वो शॉर्ट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट होके पूरी गैलरी में स्प्रेड हो जाती है। तो कहीं भी किसी भी सिरे पर आप कान लगा के सुनते हैं तो आपको वो चीज सुनाई देती है। तो ये कंसेप्ट इसके अंदर, इतने साल पुराना वो सेंट पॉल चर्च है, उसके अंदर इस साउंड रिफ्लेक्शन का बड़ा अच्छा उपयोग किया गया है और ये देखने लायक चीज है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक साउंड रिफ्लेक्शन जो है वो हम खुद ने महसूस किया होगा, इको, प्रतिध्वनि। आप लोगों ने महसूस किया होगा, अगर हम कभी पहाड़ों पर खूब जोर से चिल्लाते हैं तो हमारी जो आवाज है वो पलट के सुनाई देती है। इस घटना को दूर से वापस रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड हमारे को सुनाई देती है उसी को हम प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। अब प्रतिध्वनि आपको स्पष्ट रूप से तभी सुनाई देगी जब परावर्तक तल का क्षेत्रफल अधिक हो और जो उसकी इनिशियल साउंड है वो शॉर्ट हो और उच्च आवृत्ति की हो। जैसे मतलब अब प्रतिध्वनि आपको पहाड़ों पे मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वहां पर आप जाते हो तो आपका जो टकराती है आवाज वो पहाड़ों से या वहां के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से टकरा के फिर लौट के आती है, तो उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है। आपने देखा होगा, अगर आप जोर से चिल्लाओ, कोई एक शब्द बोलते हैं तो वो शब्द आपको सुनाई देता है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली आप लंबा सेंटेंस बोलोगे तो आपको स्पष्ट रूप में सुनाई नहीं देगा। तो प्रतिध्वनि के लिए नियम है कि एक तो जो परावर्तक तल है उसका एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए, और जो ध्वनि आपने पैदा की है जो वो छोटी होनी चाहिए, साथ ही साथ उच्च आवृत्ति की हो, शार्प हो, तो वो आपको उसकी प्रतिध्वनि आपको अच्छी सुनाई देगी। अब क्या होता है, हमारे जो कान है, सुनने वाले के कान, किसी लघु ध्वनि के बंद हो जाने के 1/10 सेकंड तक उसका एहसास रहता है। मतलब आपने कोई जोर से चिल्लाया तो उसके चिल्लाहट खत्म हो जाने के 1/10 सेकंड तक भी आपको उसकी जो चिल्लाहट का असर है वो आपके कानों को महसूस होता है। तो प्रतिध्वनि आपको तभी स्पष्ट रूप से सुनाई देगी जब आपकी जो प्रतिध्वनि है, मतलब जो रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड लौट के आई है वो 1/10 सेकंड बाद आए। तो अगर तभी अपन अगर पहाड़ों वगैरह में जाके करते हैं तो पेड़ और पहाड़ जो है वो काफी दूरी पर होते हैं, तो आप कुछ चिल्ला के बोलते हो तो वो जो आपकी चिल्लाहट की जो आवाज है वो आपके कान भी सुनते हैं, लेकिन जो आपकी प्रतिध्वनि है वो कुछ समय बाद पहुंचती है, इसलिए वो आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। प्रतिध्वनि के लिए एक नियम भी है। वह नियम क्या है? प्रयोग से स्पष्ट है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक स्रोत से कम 56 फीट दूर होना चाहिए। अब इसके अंदर एक चीज और है, इस प्रतिध्वनि की सहायता से हम समुद्र के अंदर गहराई भी नाप सकते हैं। ये नापने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स के अंदर किया था। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स के अंदर भी हम साउंड वेव्स को भेजते थे और डिटेक्टर्स उनको डिटेक्ट करते थे। इसमें भी कुछ ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये देखिए इसके अंदर एक साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है। ये कुछ इस तरीके की साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है जो कि आपकी साउंड को प्रोड्यूस करता है, और उस साउंड को प्रोड्यूस करके वो समुद्र के तल तक वो साउंड जाती है और वापस टकरा के लौट के आती है और उसको ग्रहण किया जाता है। तो ये इसकी सहायता से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि जो समुद्र की गहराई है वो किस तरीके की है। इसको हम कहते हैं इको साउंडिंग। तो ये कुछ हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। धन्यवाद।